नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय रेलवे ने लगभग 2364 किसान रेल सेवाएं की हैं परिचालित। किसान रेल द्वारा फलों सब्जियों के परिवहन के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने माल ढुलाई में 50% की सब्सिडी की थी स्वीकृति। वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कृषि निर्यात में 6% की वृद्धि की गई दर्ज। कृषि निर्यातों में वृद्धि किसानों की आय पर डालती है असर। निर्यात से किसानों को होने वाले लाभ के लिए एक फार्म कनेक्ट पोर्टल किया गया है शुरू। ग्रामीण विकास विभाग जम्मू कश्मीर ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत करीब 2 लाख कार्यों का लक्ष्य पूरा करना ऐतिहासिक उपलब्धि। ग्रामीण आबादी के निवासियों के लिए अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक कार्य दिवस किए हैं सृजित। बिहार में हुए बारिश और ओले से फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कृषि विभाग को मिलेंगे 92 करोड़ रुपए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को प्रभावित किसानों के खाते में शीघ्र डालने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त 2020 को किसान रेल के शुभारंभ के बाद देश के 160 रेल मार्गों पर लगभग 2364 रेल सेवाएं परिचालित की हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान रेल सेवाओं का परिचालन रेलवे द्वारा निर्धारित सेवाओं और मांग के आधार पर किया जा रहा है। किसान रेल द्वारा फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए 2020-21 और 2021-22 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने माल ढुलाई में 50% की सब्सिडी की स्वीकृति दी थी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले वर्ष 1 अप्रैल से इस सब्सिडी को समाप्त कर दिया था। रेलवे ने इस महीने की 1 तारीख तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 45% की दर पर माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कृषि निर्यात में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान कृषि निर्यात $43 बिलियन से अधिक था। वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कृषि निर्यातों में वृद्धि किसानों की आय पर एक सकारात्मक असर डालती है। निर्यात से किसानों को होने वाले लाभ को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक फार्म कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये पोर्टल निर्यातकों से सीधे जुड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों को एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर मौजूदा वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत करीब 2 लाख कार्यों का लक्ष्य पूरा करने वाला है, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष 2 लाख कार्यों का व्यापक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जिसे हासिल किए जाने की उम्मीद है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में विभाग ने ग्रामीण आबादी के निवासियों के लिए अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक कार्य दिवस सृजित किए हैं। वर्ष 2018-19 में मनरेगा के तहत पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या 26,352 थी, जिसमें बाद के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 54,311 कार्यों तक पहुंच गई। बाद में 2020-21 में ये 67,278, 2021-22 में 84,705 और इस वर्ष ये योजना 200% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ और अब तक 1,71,824 कार्य संख्या पार कर गई है। कार्यों की ये उल्लेखनीय संख्या 931 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुई है। उल्लेखनीय तौर पर महिला कार्य दिवस इसमें लगभग 30.35% रहा। इससे रोजगार द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ और लगभग 6,84,000 परिवारों के 9 लाख लोगों को इस योजना के तहत काम मिला।
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी दर पिछले साल के लगभग 214 रुपये से बढ़कर करीब 227 रुपये कर दी गई और इनका भुगतान विशेष रूप से ऑनलाइन माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में किए गए। काम पूरा होने के केवल 15 दिनों के भीतर ही अधिकांश भुगतान कर दिए गए। बिहार में 17 से 21 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि एवं आंधी तूफान से फसल नुकसान के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के बाद कृषि विभाग को 92 करोड़ रुपए आपदा प्रबंध विभाग को देने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग एवं संबंधित जिला अधिकारियों ने प्रभावित जिलों में फसल क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया। बैठक में आपदा प्रबंध विभाग के सचिव ने अवगत कराया कि कृषि विभाग के विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6 जिलों मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं रोहतास जिले के कई पंचायतों में खड़ी फसल की क्षति 33% से अधिक दर्ज की गई है, जिसका कुल रकबा 54,022 हेक्टेयर है। बिहार प्रशासन ने आपदा प्रबंध विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को प्रभावित किसानों के खाते में शीघ्र अंतरित करने को कहा है और सरकार ने अरहर दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए मिलों, व्यापारियों और आयातकों द्वारा दालों के भंडारण की निगरानी के प्रयास तेज कर दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रमुख दाल आयातकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे उनके पास उपलब्ध समूचे भंडार की नियमित रूप से घोषणा करें। और पद्म भूषण से सम्मानित रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष, हार्टफुलनेस ध्यान के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक कमलेश डी पटेल दाजी का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के NASC परिसर पूसा में सम्मानित किया। इस दौरान धाजी ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ हार्टफुलनेस ध्यान किया और उनसे चर्चा भी की। और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कान्हा शांति वनम के बीच में MOU हुआ है, जिसका फायदा सभी को मिलेगा। और इस विषय पर दाजी के नाम से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु कमलेश डी पटेल से आध्यात्मिक व मानसिक शांति के विषय पर बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। साथ मौजूद है योग ऋषि सर। जिस तरह चिंतन और अवसाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस सरकार में अगर देखें तो काम के घंटे भी बढ़े हैं और इफिशियंसी भी बढ़ी है, ऐसे में वर्कआउट ज़्यादा रहे और हैप्पीनेस इंडेक्स भी ज़्यादा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? वेल कोऑपरेट करो अपने खुद के सेल्फ के साथ, खास करके दिल कहता है उसको मानो। जो भी दिल की सुनता नहीं है ना, वो हमेशा परेशान होता है। आप अपनी ज़िंदगी में देखो, जितने भी काम किए हो, जहाँ भी सक्सेस मिली हो, जहाँ खुशी भी मिली हो, आप देखो अपने दिल को क्या हुआ उस समय। और जब कभी भी आपके दिल ने मना किया और फिर भी आपने कर डाला तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो हमेशा हमारे दिल की बात सुननी चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी 16-16 घंटे काम करते हैं, हमेशा स्माइल रहती है फेस पे। तो ICR के कार्मिकों का और जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी हैप्पीनेस इंडेक्स पॉजिटिव रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? वेल वो खुद जानते हैं। ध्यान का ऐसा मतलब नहीं कि आधा घंटा करो और बाद में छोड़ दो। आधा घंटे के बाद भी 14-15 घंटे जो काम करते हैं वो कर्म को हम भक्ति के रूप में बना देते हैं। मैं काम करता हूँ इसलिए कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ। देश की सेवा करने में मुझे गर्व है। जिस काम के लिए हमें खुशी होती है उससे कोई थकता नहीं है। सर, जिस तरह देखते हैं आध्यात्मिक चिंतन की बात हो, मेडिटेशन की बात हो, इस तरह की चीज़ें जो नई पीढ़ी है उनसे कहीं न कहीं दूर जा रही है। जॉब की या आर्थिक संसाधनों की जो सुविधाएं हैं उसके चक्कर में ये हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। योग क्या है, ध्यान क्या है, उससे कैसे कैसे परिणाम आता है वो उनको दिखाए। युवा का माइंड है साइंटिफिक, उनको साइंटिफिक अप्रोच दे। उनको शक है, अच्छा है, लेकिन शक के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट तो करो। ध्यान हृदय पर करके देखो, हृदय आपकी लेबोरेटरी बन जाएगी, आप एक साइंटिस्ट बन जाओगे। और जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका परिणाम तो आप ही देखोगे। सर, विज्ञान और अध्यात्म
दोनों का संयोग मिलाएं तो किस तरह हम एक नए परिदृश्य को देख सकते हैं समृद्ध और खुशहाल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए? विज्ञान और आध्यात्मिकता हमेशा एक ही रहे हैं अपने देश में। जब आप वेद देखोगे, चार वेद, इसमें कृषि ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, मेडिकल नॉलेज भी है, फाइटिंग कैसे करें उसका भी नॉलेज है, राइट? उसमें सब कुछ इंक्लूसिव है। देश को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के साथ साथ पर्यावरण को भी हम नई पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए एक नए परिदृश्य में देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारी? ये लोभ की जड़ कहाँ है? अंदर है। सब चीज़ों का जो पोल्यूशन होता है, जल पोल्यूशन, जमीन पोल्यूशन, हवा पोल्यूशन, उसका मेन वजह है थॉट पोल्यूशन। यदि ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। आईसीआर के साथ जो एमओयू हुआ है उससे आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? क्या अन्य संस्थानों के साथ भी इस तरह का होना चाहिए? देश में कई अपेक्स बॉडी हैं बड़ी बड़ी। हाँ जी, हमारा आईआईटीओं के साथ भी है, आईआईएम लोगों के साथ भी है, मैनेजमेंट कॉलेज, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेज, सब जगह, नॉट सब जगह मीन्स लॉट ऑफ कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो ये प्रोग्राम हो रहा है। पर खास करके शुरुआत हुई थी आईकार के साथ, ICAR। तो ये थे दास जी के नाम से मैसूर अंतर्राष्ट्रीय योग ऋषि, जिनका मानना है कि मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने के साथ साथ हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने के लिए न केवल जरूरी है मेडिटेशन करें, बल्कि अध्यात्म का रास्ता अपना कर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत बाबा के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र के वितरण की कार्रवाई के लिए बैतूल जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत 3 अप्रैल को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा पात्र हितग्राहियों के भूमि स्वामी अधिकार पत्रों का बंटन किया जाएगा। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखने एवं सुनने की व्यवस्था भी की जाए। पंचायती स्तरीय कार्यक्रम में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायतवार कार्यक्रम के प्रभारी रहेंगे, जबकि सहायक प्रभारी के रूप में सचिव पंचायत भवन पर टीवी स्क्रीन, बैठक की व्यवस्था करेंगे तथा पटवारी हितग्राहियों को कार्यक्रम स्तर पर लाने का कार्य करेंगे। कर्नाटक में श्री अन्न की खेती बहुतायत में होती है। रागी के उत्पादन में प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। कर्नाटक का बीदर जिला देश के सूखा प्रभावित जिलों में शुमार किया जाता है, लेकिन यहां पर किसान कम पानी में ज्वार की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कर्नाटक में पोषक अनाजों की खेती और बीदर में श्री अन्न को बढ़ावा देने के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बातचीत की बीदर के उपखंड अधिकारी लवीश ओरडिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। इसको लेकर देश भर में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कर्नाटक में बीदर के उपखंड अधिकारी लविश ओरडिया। कर्नाटक और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहां पोषक अनाजों यानी श्री अन्न की बहुतायत में खेती होती है। आइए जानते हैं इनसे किस तरह यहाँ पोषक अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, अगर बात करें श्री अन्न की, राजस्थान, कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनकी खेती बहुतायत में होती है और आपका जो बीदर जिला है इसमें भी बाजरी, रागी, इस तरह के जो हैं ज्वारी, इनकी खेती बहुत होती है। जो पोषक अनाज है, भारत के पारंपरिक खाद्यान्न है, उनको भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। इससे आपके इलाके के किसानों को कितना फायदा होगा? जी, मैं अभी वर्तमान में बीदर में पोस्टेड हूँ, जहाँ पर ज्वार की खेती ज़्यादा होती है। और इसके पहले जो मेरी पोस्टिंग थी वो मंड्या ज़िले में थी, वहाँ पर रागी की बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। कर्नाटका रागी के प्रोडक्शन में पूरे देश में अव्वल है, नंबर 1 है। ज्वार जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत ही कम पानी की खपत में इसे उगाया जा सकता है। और बीदर चूँकि एक ड्राई इलाका है, ये एक प्लेट्यू पर है, तो यहाँ पे पानी की ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ज्वार यहाँ के लिए एक आइडियल क्रॉप है किसानों के लिए। उसके अलावा मिलेट के वैसे ही बहुत फ़ायदे हैं, किसान उगाने वाले को भी फ़ायदे हैं, खाने वाले को भी फ़ायदे हैं। मिलेट्स जैसा कि हम सब जानते हैं सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बीपी के इश्यूज़ हो, हार्ट के इश्यूज़ हो या कोई भी अन्य तरह के व्हीट या राइस के मुकाबले ये सेहतमंद माना जाता है।
अगर बात करें सर पोषक अनाजों की, भारत सरकार इनके मूल्य संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए, कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपके यहाँ भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इससे किसानों की जो मूल्य संवर्धन से आमदनी बढ़ने के कितने फायदे होंगे, कितने विकल्प खुलेंगे? जी, अभी जो शहर में रहने वाले हमारे जो बेंगलोर या दिल्ली में लोग रहते हैं, इन्हें डायरेक्टली जो है मिलेट्स कैसे उसको कंज्यूम किया जाए बहुत आइडिया नहीं है। तो उसके लिए जो आज के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप समझ लीजिए ओट्स या मिलेट के बिस्किट्स, मिलेट का उपमा, मिलेट का डोसा भी मैंने रिसेंटली देखा मार्केट में मिल रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेसिंग करके हमें मार्केट में लाने की ज़रूरत है। मैंने देखा है ऑलरेडी कुछ NGOs हैं, कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे ब्रांड्स भी बने, लेकिन इन सबको साथ ला करके एक हमें ब्रांड बनाने की आवश्यकता है। थोड़ा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देंगे तो किसानों को भी शायद अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, और कंज्यूमर में भी जो अवेयरनेस है इसको लेकर के बढ़ेगी, और उन्हें जो है एक रेडीली खाने वाले फॉर्मेट में प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। पुराने समय में हम देखते हैं कि ये हमारी थाली का अहम हिस्सा होते थे, लेकिन धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट वर्ष मनाने से एक और जहां इनकी वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ी है, वहीं इनके मामले में निर्यात और खपत का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभावनाएं बढ़ी है। तो किस तरह देखते हैं भविष्य में इनका बाजार और किसानों के लिए फायदा? जितना रिकॉग्निशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ जो है किसानों को उसकी मूल्य और वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 28 मार्च को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,789 रुपए। 29 मार्च को इसके भाव में 40 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,829 रुपए पर। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में बढ़त देखने को मिली। इरोड मंडी में 28 मार्च को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,539 रुपए। 29 मार्च को इसके सौदे 336 रुपए उछलकर 6,875 रुपए पर हुए। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 28 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,850 रुपए। 29 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,900 रुपए पर। वहीं जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 मार्च को सरसों 6,150 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 मार्च को सरसों का भाव था 5,160 रुपए। 29 मार्च को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,140 रुपए। जबकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 28 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,480 रुपए। 29 मार्च को यहाँ सरसों के सौदे 20 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में बुधवार को सरसों के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गाजीपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,520 रुपए, बरेली मंडी में भाव रहा 5,225 रुपए, बहराइच मंडी में सरसों 5,470 रुपए पर बिकी, जबकि बस्ती मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,540 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय फसलों की बुआई और कटाई ना करें। इसके साथ ही यहाँ फिलहाल किसी प्रकार का छिड़काव भी ना करें। यहीं किसान खेतों से जल निकासी की भी उचित व्यवस्था कर ले। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में भी खेतों में पानी जमा ना होने दे और जमे हुए पानी को बाहर निकाले। यहीं मौसम साफ होने तक जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम भी ना करे। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए सरसों की कटाई करे। सरसों को अच्छी तरह धूप में सुखाने के बाद ही उसकी गहाई और भंडारण करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में ही तैयार आलू की खुदाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इस समय धान फूल लगने की अवस्था में है। ऐसे में इसमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में बोरो धान की रुपाई के बाद उनमें रोगों और कीटों की निगरानी करते रहे। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खेतों से पानी बाहर निकालें। यही इस समय तिल की फसल को रोगों से बचाएं। यही इस मौसम में आम के छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है।
पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को 11वीं वंदे भारत ट्रेन को मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रामनवमी के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव ने 100 युवा सन्यासी बनाने का अपना संकल्प पूरा करने का कार्यक्रम हरिद्वार में हर की पौड़ी के ठीक सामने स्थित वीआईपी घाट में वैदिक परंपराओं के अनुसार शुरू किया। बुधवार से कोयला ब्लॉक की नीलामी के 7वें दौर की प्रक्रिया शुरू हुई। कोयला खदानों का चयन निवेशकों की मांग की आधार पर किया गया। नीलामी के लिए कुल 106 कोयला ब्लॉक रखे गए हैं। सेबी ने बाजार व्यवस्था एवं कंपनी संचालन को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सेबी ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें लोगों के सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में स्थायी रूप से बने रहने की परंपरा को समाप्त करने तथा शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर नियम शामिल हैं। सहारा ग्रुप की कंपनियों में पैसा फंसाकर बैठे देश भर के करोड़ों निवेशकों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आई है। सरकार ने कहा है कि उनका पैसा अगले 9 महीने में लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सरकार ने बुधवार को कहा कि सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा 9 माह में लौटाया जाएगा। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।